नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम राकेश प्रसाद है। तो चलिए अब ये कहानी राकेश प्रसाद के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोग से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी जरूर दिखाएंगे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राकेश प्रसाद है और मेरी उम्र लगभग 34 साल है। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, बस इतना जानता हूं कि जिंदगी में अगर पेट भरना है तो स्टीयरिंग पकड़नी पड़ती है। मैं बिहार के औरंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। पिताजी भी ड्राइवर थे, पहले बस चलाते थे, फिर शराब ने उनकी कमर तोड़ दी। मैंने उनसे बस एक चीज सीखी, सड़क कभी किसी की नहीं होती। पिछले 12 साल से मैं हैवी ट्रक चला रहा हूं, कभी सीमेंट, कभी स्टील रॉड्स, कभी राइस बैग्स। जहां माल वहां मैं। मेरा साथ देता है मुन्ना, पूरा नाम मुन्ना कुमार। वही मेरा हेल्पर और वही मेरा बचपन का दोस्त। हम दोनों एक ही गांव में बड़े हुए थे, एक ही स्कूल, एक ही क्लास और अक्सर एक ही बेंच। पढ़ाई में दोनों कमजोर थे लेकिन शरारत में टॉप। स्कूल छोड़ने के बाद रास्ते अलग हुए, पर भूख ने हमें फिर जोड़ दिया। मुन्ना मेरे ट्रक में हेल्पर बन गया। मुन्ना की एक अजीब सी आदत थी, जब भी रात का सफर होता वो बिना वजह हनुमान चालीसा या कभी कभी बंगाली में कुछ मंत्र जैसा बोलने लगता। मैं हमेशा मजाक उड़ाता था, अरे मुन्ना, बिहार में रहकर बंगाल का जाप करेगा क्या? वो बस इतना बोलता, भैया जंगल के रास्ते पे बोलना पड़ता है। मैं हंस देता था। माल का काम उस दिन काम गया के पास एक राइस मिल से मिला था। डिलीवरी पहुंचाने की मंजिल यानी लोकेशन थी वेस्ट बंगाल, पुरुलिया जिला। माल था प्लास्टिक ड्रम्स और राशन सप्लाईज, जो किसी एनजीओ के जरिए जंगल के गांव में जाने वाले थे। काम थोड़ा रिस्की था पर पेमेंट अच्छी थी। ट्रक लोड होने में पूरा दिन लग गया। फॉर्कलिफ्ट की आवाज, प्लास्टिक ड्रम्स की थक थक और चावल के बोरों की मिट्टी वाली स्मेल। मैं केबिन में बैठकर पेपर वर्क चेक कर रहा था। मुन्ना नीचे खड़ा था। उसने लोडिंग के बीच अचानक पूछा, भैया पुरुलिया का जंगल सुना है ना? मैंने बिना सर उठाए बोला, हाँ, नक्सल एरिया बोलते हैं, इसलिए रात को निकलना है। मुन्ना चुप हो गया। जब ट्रक पूरी तरह लोड हो गया, शाम के 6:40 बज रहे थे। इंजन स्टार्ट किया। डीजल की भारी आवाज ने जैसे पूरे यार्ड को हिला दिया। गेट से निकलते वक्त मिल का चौकीदार बोला, रात में जंगल मत पकड़ना साहब। मैं मुस्कुरा दिया। ड्राइवर को सलाह देना सबको अच्छा लगता है। सफर शुरू होता है। बिहार के हाईवे पर शुरू में सब नॉर्मल था, ढाबा, बस, हॉर्न, लोग। मुन्ना हेल्पर सीट पर बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। मुन्ना, मैंने बोला, पुरुलिया में तू पहले गया है? उसने थोड़ा रुककर जवाब दिया, बचपन में एक बार बाबा के साथ। बाबा? गांव के ओंजा। मैंने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, अबे तू और तेरा गांव, सब पागल। वो कुछ नहीं बोला। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रोड पतला होता गया। सिग्नल कम, गांव दूर और जंगल नजदीक। मोबाइल नेटवर्क ने पहले 4G छोड़ा, फिर 2G, फिर नो सर्विस। रेडियो चला रखा था पर स्टैटिक ज्यादा था। पुरुलिया का जंगल वेस्ट बंगाल बॉर्डर क्रॉस करते ही हवा बदल गई। पेड़ लंबे हो गए, रोड पर मिट्टी और पत्थर ज्यादा। हेडलाइट के आगे बस सफेद धुंध और काले पेड़। मुन्ना चुप था, बहुत ज्यादा चुप। मैंने पूछा, सब ठीक है? वो धीरे से बोला, भैया ये वही रास्ता है। कौन सा? जहां रात को औरतें आवाज लगाती हैं। मैंने ब्रेक थोड़ा कम कर दिया। हद है, इतनी रात में डरा मत। तभी रोड के साइड में मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। हेडलाइट के कोन में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, बाल चेहरे पे बिखरे हुए, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मुन्ना चिल्लाया, भैया मत रोको। मैंने ब्रेक दबाई और तब उस औरत ने सिर उठाकर मुस्कुराया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला खालीपन। मुन्ना सीट से फिसल के नीचे बैठ गया। डाकिनी है भैया, पुरुलिया की डाकिनी।
इंजन बंद हो गया। रेडियो में अचानक आवाज आई, ड्राइवर, रुकना नहीं चाहिए था। और जंगल बिल्कुल चुप हो गया। जिसके बाद मैं आंख फाड़कर रास्ता देखने लगा और अचानक से वो औरत गायब हो गई। और तभी मुन्ना वापस सीट के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, भैया भगाओ, जल्दी भगाओ, ट्रक यहां से निकालो, वरना हमें कुछ भी हो सकता है। तभी अचानक से जोर से टायर ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देती है, जैसे हमारा टायर पंचर हो गया है। लेकिन ट्रक बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। तभी मुन्ना मेरे चेहरे को देखकर कहता है, भैया, क्या तुम्हें भी टायर फटने की आवाज आई? कहीं हमारे ट्रक का टायर तो नहीं फट गया है ना? तभी मैं मुन्ना को समझाता हूं और कहता हूं, नहीं मुन्ना, अगर टायर फट जाता तो ट्रक ऐसे नहीं चलता। मुझे लगता है कि वो आवाज किसी और चीज की थी। तभी अचानक से ट्रक धीमा होने लगता है, जैसे ट्रक को कोई रोकने की कोशिश कर रहा हो। और मैं गियर चेंज करके ट्रक और भी तेज करने लगता हूं। लेकिन देखते ही देखते ट्रक और भी स्लो हो जाता है, जैसे कोई साइकिल भी हमारे ट्रक को पीछे छोड़ दे। और ट्रक के चारों तरफ बड़े बड़े घने जंगल और ऊपर से अंधेरा। और हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम दोनों अब फंस चुके हैं और हमें कोई यहां से नहीं निकाल सकता। तभी मुन्ना कहता है, भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी ट्रक यहां से निकालो। लेकिन मैं समझ गया था कि ट्रक का टायर पंचर हो चुका है, इसीलिए ट्रक इतना स्लो हो गया है। और ऐसे में ट्रक चलाना खतरे से खाली नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए मैं मन में ट्रक रोकने का सोचता हूं और अचानक से मजबूरी में मुन्ना को बिना बताए ट्रक रोक देता हूं। और मुन्ना ट्रक रुकते हुए देखकर कहता है, भैया, ये क्या कर रहे हो? भूल से भी इस रास्ते में ट्रक मत रोकना, वरना वो हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं मुन्ना को शांत कराता हूं और उससे कहता हूं, मुन्ना, शांत हो जा, वो सब बस हमारी नजर का धोखा था। क्योंकि अब देख, कोई भी औरत नहीं है और तू बेवजह का इतना ज्यादा डर रहा है। रुक, मैं टायर चेंज करके आता हूं। और उसके बाद मैं मुन्ना को भी साथ में टायर चेंज करने के लिए आने को कहता हूं। लेकिन वो डर से थरथरा रहा था और उसने मेरे साथ ट्रक से बाहर आने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं भी मुन्ना को और ज्यादा डराना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं उसके बिना ही अकेले ट्रक से नीचे उतर गया और टॉर्च लेकर ट्रक के हर टायर को चेक करने लगता हूं। लेकिन सारे टायर मुझे सही नजर आते हैं और कोई भी टायर पंचर नहीं हुआ था। और ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि टायर सही होने के बाद भी ट्रक काफी स्लो चल रहा था। और मैं सोच में गुम था कि तभी अचानक से मुझे ट्रक के साइड रास्ते के कोने झाड़ियों के हिलने जैसा महसूस होता है। और ऐसा फील होता है जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा हो। और मैं धीरे धीरे मुड़कर देखता हूं तो वहां कोई भी नहीं होता। लेकिन मैं अंधेरे में वहां जो कुछ भी था उसे सही से नहीं देख पा रहा था। तभी मेरे कंधे पर अचानक से कोई हाथ रख देता है और मैं अपने कंधे पे देखता हूं तो मुझे एक जला हुआ काला हाथ नजर आता है, जिसके काफी लंबे लंबे नाखून थे और वो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी आग में जल गया हो। और ये देखकर मेरे मुंह से चीख निकल जाती है और मैं जैसे ही मुड़कर देखता हूं तो वहां कोई भी नहीं होता और मेरे कंधे पे अब कोई भी हाथ नहीं था। और ये सब देखकर मैं हद से ज्यादा डर जाता हूं। और तभी ट्रक के केबिन के गेट को खोलकर मुन्ना ट्रक के अंदर से भागते हुए तेजी से बाहर आता है और मुझसे पूछता है, क्या हुआ भैया, तुम इतनी जोर से क्यों चीख रहे थे? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? और यहाँ अकेले तब से क्या कर रहे हो? और क्या हुआ, टायर चेक किया या नहीं? तभी मैं मुन्ना को अपने साथ हुई सारी बातें अच्छे से बताता हूँ और मुन्ना कहता है, भैया, अभी ट्रक के अंदर चलो, क्योंकि मैं जब अकेले ट्रक के अंदर बैठा हुआ था तो साइड मिरर में मैंने कोई औरत ट्रक के ऊपर बैठी हुई देखी थी। लेकिन जब मैंने ट्रक के ऊपर देखा तो वहां कोई भी नहीं थी। इसलिए मुझे तो डर लग रहा है और शायद डाकिनी आ गई है और अब वो हमारा खून पीकर ही जाएगी, वरना हम लोग आज वापस नहीं जा पाएंगे। और मजबूरी में डरते हुए हम दोनों तेजी से भागते हुए वापस ट्रक के अंदर जाते हैं और बैठ जाते हैं और ट्रक के सामने पर्दा घेर देते हैं,
कि उतने में ट्रक के गेट वाले आईने में किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई आती है, जैसे बाहर कोई है। लेकिन पर्दा हटाकर मुन्ना देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। और मैं मुन्ना से कहता भी हूँ, क्या हुआ मुन्ना, कौन है बाहर जो दरवाजा खटखटा रहा है? तो मुन्ना कहता है, भैया ये सब डाकिनी की चाल है। वो हमें अपने जाल में फंसाकर शिकार करना चाहती है, इसलिए हमें बहका रही है। लेकिन प्लीज भैया जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करो, वरना आज हमारा यहाँ मरना पक्का है। जिसके बाद मैं भी थोड़ा डर जाता हूँ। और इस बार मुझे भी मुन्ना की बातों पर यकीन हो रहा था, जैसे सच में हम दोनों के आसपास कोई है जो आज हमें अपना शिकार बनाना चाहता है। इसीलिए मैं ट्रक स्टार्ट कर देता हूँ और खुशकिस्मती से इस बार ट्रक स्टार्ट हो जाती है और मैं तेजी से ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगता हूँ। और मुन्ना भी काफी डर चुका था और देखते ही देखते सफर जारी रहता है और सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका था। ना कोई डर और ना कोई परेशानी, लेकिन फिर भी हम दोनों डरे हुए थे, क्योंकि आज पहली बार हमारे साथ जंगल में कुछ ऐसा हादसा हुआ था जो शायद कुछ उससे भी ज्यादा बुरा होने की शुरुआत थी। तभी मुन्ना को जोर की भूख लग जाती है और वो कहता है, भैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मैं अभी थोड़ी देर हाईवे और इस जंगल से अलग होना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से भैया आप कोई ढाबा देखो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इसीलिए मैं स्टीयरिंग पकड़कर तेजी से चलाते हुए इस मनहूस और वीरान जंगल वाले रास्ते को पीछे छोड़ते हुए अपनी ट्रक को लेकर आगे बढ़ने लगता हूँ। लेकिन अचानक से साइड मिरर में मेरी नजर जाती है, तो मैं जैसे ही देखता हूँ उसमें मुझे एक अनजान औरत की शक्ल कुछ सेकंड के लिए नजर आती है और मैं देखकर डर जाता हूँ और मेरे शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे मैं उस साइड मिरर वाले चेहरे में खो गया हूँ, क्योंकि वो चेहरा साफ नहीं था, धुंधला सा नजर आ रहा था। तभी मुन्ना मुझे जोर से झटका मारकर होश में लाता है और मैं देखता हूं कि हमारा ट्रक एक पेड़ में टकराने वाला है। उतने में मुन्ना स्टीयरिंग को रास्ते की तरफ घुमा देता है और मैं झट से ब्रेक मारता हूं, जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और मुन्ना कहता है, भैया क्या कर रहे हो तुम? आज हमारी एक्सीडेंट हो जाती, कहाँ खो गए थे? मैं तब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं, लेकिन तुम तो साइड मिरर में ही देखते जा रहे थे। जिसके बाद मैं मुन्ना को सारी बात बताता हूं और मुन्ना कहता है, भैया शायद आज हम लोग नहीं बचेंगे। और वो रोने लगता है, लेकिन मैं उसे हिम्मत दिलाता हूं और चुप कराकर वापस ट्रक स्टार्ट करके किसी ढाबे में नजर देने लगता हूं, क्योंकि अब मुझे भी भूख लग गई थी और मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता था। जिसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद मुझे उस जंगल के साइड में झाड़ियों के पास एक छोटा सा ढाबा जैसा नजर आता है, जिसमें लाल लटेन जैसा कुछ रोशनी जल रही थी और वहां रुकना भी काफी खतरे जैसा लग रहा था। मुन्ना मुझे उस ढाबे में ट्रक रोकने से मना करता है, लेकिन मैं भी मजबूर था, क्योंकि मैं थोड़ा समय ट्रक से दूर होना चाहता था और भूख भी लग गई थी। इसीलिए मैं ट्रक को उस ढाबे के सामने साइड में रोक देता हूँ और मुन्ना के साथ ट्रक से नीचे उतरकर उस ढाबे के पास चला जाता हूँ। मुन्ना कहता है, भैया मुझे इस ढाबे में जाने का जरा भी मन नहीं है, प्लीज भैया रुक जाओ, मुझे तो इस जगह से भय आ रहा है। तभी ढाबे के अंदर से एक बूढ़े चाचा जी बाहर आते हैं और वो हम दोनों को देखकर कहते हैं, अरे तुम लोग कौन हो इतनी रात को और यहाँ क्यों आ रहे हो? तो मुन्ना कहता है, चाचा जी मैं और मेरा भाई हम दोनों ट्रक ड्राइवर हैं, हम लोग ट्रक से माल लेकर जा रहे थे, तभी हमें आपका ढाबा नजर आया और हम दोनों यहाँ रुक गए, क्योंकि हमें भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होगा। और साथ में मैं कहता हूँ, हाँ चाचा जी, अगर चाय भी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। जिसके बाद चाचा जी सर हिलाते हैं और बिना कुछ बोले बस अजीब सी मुस्कान देते हुए चाय बनाने का सामान निकालकर चूल्हे में चाय बनाने लगते हैं और मुन्ना बीड़ी सुलगाने लगता है और मैं भी दिमाग शांत करने के लिए सिगरेट की पैकेट निकालकर एक कश लेने लगता हूँ। जिसके बाद मैं चाचा जी से कुछ सवाल करता हूँ,
लेकिन चाचा जी बिना किसी जवाब के बस हम दोनों की तरफ थोड़े थोड़े देर के लिए देखते हैं और अजीब सी डरावनी मुस्कान देकर वापस चाय बनाने में ध्यान देने लगते हैं, जिसे देखकर मैं सोचता हूं शायद चाचा जी थक चुके हैं और रात होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुन्ना बीड़ी पीने में व्यस्त था, इसलिए मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जिसके बाद चाचा जी चाय के कप में चाय लेकर हमारी तरफ आ जाते हैं और हम दोनों को चाय का कप दे देते हैं और हम दोनों सिगरेट और बीड़ी फेंक देते हैं और चाय के कप लेकर चाय पीने लगते हैं। और चाय का टेस्ट भी काफी कड़क और अच्छा होता है। लेकिन मुन्ना मेरे चेहरे की तरफ जब देखता है तो वो चौंक जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं मुन्ना से पूछता हूं, अरे मुन्ना, क्या हुआ? मुन्ना ऐसे क्यों देख रहा है? तो वो कहता है, भैया आपके होंठों पे तो खून लगा हुआ है। तो मैं कहता हूं, अरे ये क्या बोल रहा है तू? लेकिन जब मैं अपने होंठों पे हाथ देकर हाथ देखता हूं तो सच में मेरे होंठों पे पूरा खून लगा हुआ था। और तभी जब मैं इस दफा मुन्ना का चेहरा देखता हूं तो उसके चेहरे में यानी होंठों में भी खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों ने अभी अभी खून पिया हो। जिसके बाद हम दोनों जल्दी से चाय को देखते हैं तो चाय का रंग अब बदल चुका था और चाय खून जैसी दिख रही थी। इसीलिए हम दोनों चाय के कप को उठाकर रख देते हैं और चाचा जी को आवाज देकर बुलाते हैं, क्योंकि चाचा जी ढाबे के अंदर वाले झोपड़ी जैसे रूम के अंदर गए हुए थे। लेकिन चाचा जी बाहर नहीं आते, तो हम दोनों अंदर झोपड़ी में चले जाते हैं और जाकर देखते हैं तो चाचा जी कुछ मांस जैसा काट रहे थे। और जब नजदीक जाते हैं तो इंसान का हाथ जैसा कुछ लग रहा था, जिसे देखकर हम दोनों की सांस जैसे रुक गई। और चाचा जी ने अभी हम दोनों को देखा नहीं था। तभी मेरी और मुन्ना की नजर चाचा जी के पैरों पे पड़ती है, तो हम दोनों देखते हैं कि उनका चेहरा दूसरी तरफ है और पैर उल्टे हैं। और ये देखकर हम दोनों समझ जाते हैं कि हम दोनों जिस ढाबे में रुके हैं वो कोई ढाबा नहीं बल्कि कुछ और है। इसलिए हम दोनों तेजी से ढाबे के बाहर भागते हुए जाते हैं और ट्रक के अंदर जाकर जैसे ही बैठते हैं तो ट्रक से बाहर ढाबे को देखते हैं तो वहां कोई भी ढाबा नहीं था और एक अनजान औरत जो लाल रंग की साड़ी पहनकर खड़ी थी, उसका चेहरा ट्रक से दूसरी तरफ था और अचानक से वो ट्रक की तरफ मुड़े बिना अपने सर को घुमा लेती है, जिसका आंख एकदम काला सा था और वो मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर हम दोनों की चीख निकल गई। और मुन्ना कहने लगा, भैया जल्दी ट्रक निकालो यहां से। और मैं तेजी से ट्रक लेकर स्टीयरिंग पकड़ लेता हूं और इंजन ऑन करके ट्रक भगाने लगता हूं। और लगभग 15 मिनट तक लगातार ट्रक चलाने के बाद हमें दोबारा से एक ढाबा नजर आता है, जहां पर काफी लाइट लगी हुई थी और एक दूसरा ट्रक भी खड़ा था। फिर हम दोनों डरते डरते उस ढाबे में जाते हैं तो वहां कुछ लोग बैठे हुए थे और ढाबे वाले एक बूढ़े अंकल जी हम दोनों से पूछते हैं, बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम दोनों को? तो हम दोनों अपनी आप बीती चाचा जी को बताते हैं। तो चाचा जी कहते हैं, बेटा वो डाकिनी है, जिसे सुनकर हम दोनों का दिल दहल जाता है। और बूढ़े अंकल जी बताते हैं उस डाकिनी की कहानी और कहते हैं, बेटा डाकिनी आज इस पूरे जंगल में घूम रही है और आज अमावस की रात है, इसलिए ये ट्रक ड्राइवर भोला ढाबे में रुक गया। इसीलिए तुम भी इस ढाबे में रुक जाओ, वरना आगे जंगल में डाकिनी तुम लोगों का शिकार करके ही मानेगी। जिसके बाद मुन्ना कहता है, चाचा जी डाकिनी कौन है? और फिर चाचा जी उस डाकिनी की कहानी सुनाने लगते हैं और कहते हैं, बूढ़े चाचा जी ने हम दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे सिर्फ चेहरे नहीं साए देख रहे हो। उन्होंने चाय की केतली साइड में रखी और धीरे से बोले, बेटा जो तुमने देखा वो पुरुलिया की डाकिनी थी और अगर तुम उसके ढाबे पे और 2 मिनट रुक जाते तो आज यहां बैठकर ये बात सुनाने वाला कोई और होता। मुन्ना के हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज मुश्किल से निकली, चाचा जी ये डाकिनी होती कौन है? बूढ़े चाचा जी ने आसपास देखा, ढाबे के बाकी लोग चुप हो गए, रेडियो बंद कर दिया गया, सिर्फ जंगल की आवाज और लकड़ी जलने की टिक टिक। चाचा जी बोले, डाकिनी की कहानी
पुरुलिया के जंगल में सालों पहले एक गांव था, बांसगढ़। उस गांव में एक औरत रहती थी, खूबसूरत पर अकेली। उसका पति ट्रक ड्राइवर था। हर महीने जंगल के रास्ते से जाता और एक अमावस की रात वो कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने कहा नक्सलियों ने मारा, किसी ने कहा जंगल ने खा लिया, पर सच ये था बेटा कि उसका खून इसी जंगल में गिरा था। चाचा जी ने मिट्टी उठाकर जमीन पे गिरा दी। उस औरत ने इंतजार किया, महीने, साल, फिर भूख ने दिमाग खा लिया। उसने जंगल के देवता से मांग की, मेरा पति वापस लौटा दो। देवता ने कहा, जिंदा नहीं पर भूख दे सकता हूं। मुन्ना ने मेरी तरफ देखा। मैंने देखा उसके होंठों पे अभी भी हल्का सा सूखा हुआ खून था। चाचा जी आगे बोले, उस रात वो औरत जंगल के पेड़ से लटकी मिली, पर जब लाश उतारी गई उसका सिर पीछे की तरफ था और पैर सीधे। ढाबे के बाहर हवा तेज हो गई। तब से वो औरत डाकिनी बन गई। वो ड्राइवर ढूंढती है, उन्हें जो रात में रुक जाते हैं, जो भूख से मजबूर होते हैं, जो चाय पीने रुकते हैं। मुन्ना चीख पड़ा, चाचा जी चाय। बूढ़ा आदमी सिर्फ इतना बोला, डाकिनी खून को चाय बना देती है बेटा। सच का डर मैं उठ खड़ा हुआ। चाचा जी हम यहीं रुक जाएं क्या? बूढ़े आदमी ने सीधा मना कर दिया, नहीं बेटा, अगर डाकिनी तुम्हारी पीछे लग चुकी है तो एक ही तरीका है। मुन्ना और मैं एक साथ बोले, कौन सा? चाचा जी ने ढाबे के कोने में रखा लाल सिंदूर और नींबू उठाया। ट्रक के आगे नींबू मिर्ची बांध दो और जब तक जंगल खत्म ना हो पीछे मुड़कर मत देखना, मिरर में भी नहीं। मुन्ना का चेहरा पीला पड़ गया। चाचा जी, पर भैया ने मिरर में उसे देखा था। बूढ़े आदमी की आंखें सख्त हो गईं। तो फिर बेटा उसने तुम दोनों को चुन लिया है। अंत की शुरुआत हम बिना चाय पिए तेजी से ट्रक की तरफ भागे। नींबू मिर्ची बांधी, इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, धड़ा, किसी ने केबिन के पीछे हाथ मारा। मुन्ना चिल्लाया, भैया पीछे मत देखना। पर साइड मिरर में एक पल के लिए मुझे लाल साड़ी दिख गई और उसकी आवाज, राकेश, मेरा नाम। उसने मेरा नाम लिया था। इंजन और तेज किया। रोड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुन्ना हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, पर उसकी आवाज के बीच बीच एक और आवाज घुस जाती, बंगाली में हंसी। और तब ट्रक के अंदर चाय की मीठी कड़वी स्मेल फिर आ गई। मुन्ना मेरी तरफ देखकर बोला, भैया तुम्हारे होंठ। मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक्सीलरेटर दबाता गया। यहीं रुकते हैं, क्योंकि पुरुलिया का जंगल अभी खत्म नहीं हुआ था। और मुझे लग रहा था जो पीछे बैठी है वो सिर्फ डाकिनी नहीं, किसी ड्राइवर की अधूरी कहानी थी। मुन्ना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, पहचान थी। भैया, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं जो तब तब बंगाली में बोलता था ना, वो कोई मंत्र नहीं था, वो वार्निंग थी। ट्रक अब जंगल के बीच बिल्कुल अकेला चल रहा था। ना ढाबा, ना गाड़ी, ना आवाज, बस हेडलाइट्स के आगे भागते हुए पेड़ और पीछे रह जाता अंधेरा। मुन्ना बोलता गया, मेरे बाबा गांव के ओंझा थे, पुरुलिया के इसी जंगल में। लोग उन्हें पागल कहते थे, पर जब किसी पे छाया आ जाती थी सब उन्हीं के पास आते थे। मैंने स्टीयरिंग पकड़ रखी थी, पर हाथ पसीने से भीग चुके थे। बाबा ने सालों पहले एक डाकिनी को बांधा था भैया, उसी को जो तुमने देखा। मेरी सांस अटक गई। बांधा था मतलब? मुन्ना ने सीट के नीचे से एक पुराना मैला कपड़ा निकाला। उसमें कुछ बांधा हुआ था, लाल धागा, सिंदूर और हड्डी का टुकड़ा। मेरी मां का। ट्रक के केबिन में ठंडी हवा भर गई। मुन्ना आगे बोला, डाकिनी को मार नहीं सकते, उसे सिर्फ बांधा जाता है, मंदिर में, जहां उसका जन्म हुआ था। कौन सा मंदिर? मेरी आवाज अपनी नहीं लग रही थी। मुन्ना ने विंडशील्ड के बाहर इशारा किया, बस थोड़ा आगे, जंगल के बीच, जहां रोड खत्म होती है। जैसे ही उसने कहा, रोड वाकई पतली होने लगी। असफाल्ट मिट्टी में बदलने लगा। जीपीएस ब्लैंक हो गया और फिर मंदिर दिखा, पुराना, टूटा हुआ, पेड़ों की जड़ों में घिरा। ट्रक अपने आप धीमा हो गया। इंजन की आवाज कमजोर पड़ गई। मैंने ट्रक नहीं रोका, मैंने मुन्ना से कहा। मुन्ना ने सिर हिला दिया। वो ही रोकती है। जैसे ही हम उतरे, मंदिर के घंटे बिना हवा के बजने लगे, ठन ठन।
मैंने देखा मंदिर के दरवाजे के पास पैर के निशान बने जा रहे थे। उलटे, मुन्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, पीछे मत देखना। पर मैं देख चुका था। लाल साड़ी, जमीन से थोड़ी ऊपर, गर्दन टेढ़ी और वही मुस्कुराहट। मेरा नाम लेने से कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज सीधे मेरे कान के अंदर आई। मुझे खून चाहिए। मुन्ना आगे बढ़ा। उसने कपड़ा खोला, हड्डी को सिंदूर में डुबोया। बाबा ने कहा था, उसकी आवाज कांप रही थी, अगर कभी बंधन टूट जाए तो किसी अपने को देना पड़ेगा। मुन्ना, मैं चिल्लाया, पर तब तक उसने हड्डी मंदिर के बीच गाड़ दी। डाकिनी ने चीख मारी, ऐसी चीख जो आवाज नहीं, यादें तोड़ती हैं। मंदिर की दीवारें कांपने लगी, पेड़ झड़ने लगे, हवा उल्टा चलने लगी। डाकिनी मुन्ना की तरफ बढ़ी। तू मेरा है। मुन्ना ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर बचपन वाली मुस्कान थी। भैया, सड़क कभी किसी की नहीं होती। और उसने आग में कदम रख दिया। सब कुछ शांत हो गया। ना हवा, ना आवाज, ना जंगल। मैं होश में आया तो मैं मंदिर के बाहर पड़ा था। ट्रक खड़ा था, इंजन बंद। मुन्ना कहीं नहीं था। सिर्फ मंदिर के दरवाजे पे नया लाल सिंदूर लगा था, जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो। आज भी जब मैं पुरुलिया के रास्ते से गुजरता हूं, ट्रक अपने आप धीमा हो जाता है और कभी कभी हेल्पर सीट से आवाज आती है, भैया, जंगल के रास्ते पे बोलना पड़ता है। और मैं आज भी मिरर में देखने की हिम्मत नहीं। ट्रक मंदिर से आगे निकल चुका था, पर जंगल जैसे साथ साथ चल रहा था। रोड सीधी थी, पर स्टीयरिंग मेरे हाथ में होते हुए भी कभी कभी खुद ही थोड़ा मुड़ जाती। मुन्ना के जाने के बाद कैब बिल्कुल खाली लग रही थी। हेल्पर सीट पर पड़ी एक पुरानी बीड़ी अभी भी जलने की बू दे रही थी, जैसे उसने अभी अभी फूंक मारी हो। मैं बार बार मिरर में देखता, फिर याद आता, नहीं देखना था। सुबह होते होते मैं जंगल से बाहर निकल आया। हाईवे पर गाड़ियां थीं, लोग थे, आवाज थी, पर मेरे कानों में अभी भी वो बंगाली हंसी गूंज रही थी। 2 दिन बाद न्यूज आई, पुरुलिया के पास एक ट्रक क्लीनर लापता। तीसरे दिन एक और। मैं टीवी बंद कर देता, पर रात को जब इंजन ऑफ करता तो कैबिन के अंदर चाय की वही कड़क बू फैल जाती। मैंने सोचा सब खत्म हो गया है, बंधन हो गया था। पर अमावस आई और उस रात ट्रक खुद ही स्टार्ट हो गया। इंजन ऑन की मेरी जेब में थी। साइड मिरर में एक पल के लिए लाल साड़ी दिखी और आवाज, एक से काम नहीं चला राकेश। अगली सुबह जब मैं ट्रक लेकर निकला, पहला ढाबा नॉर्मल था, दूसरा भी, पर तीसरा ढाबा मुझे पहले जैसा ही लगा। वही लालटेन, वही खामोशी। मैंने नहीं रोका, पर ट्रक खुद धीमा हो गया। वहां एक नया लड़का खड़ा था, हेल्पर ढूंढ रहा था। आपके ट्रक में जगह है क्या? उसकी आवाज में भूख थी, मजबूरी थी, और मुझे याद आया, डाकिनी भूख से पैदा होती है। लड़का चढ़ा, ट्रक चला। 2 घंटे बाद वो बोला, भैया, आपके होंठ। मैंने मिरर में देखा, खून। उस रात जब ट्रक रुकी, लड़का नहीं उतरा। सुबह सिर्फ उसका जूता मिला। पुलिस आई, सवाल हुए, तुम्हारे साथ हमेशा यही क्यों होता है? मैं चुप रहा। फिर गांव गांव ये बात फैलने लगी, जिस ट्रक पे पुरुलिया का जंगल का रास्ता लिखा हो, उस पे मत चढ़ना। पर भूख वार्निंग नहीं सुनती। और डाकिनी अब जंगल तक सीमित नहीं थी, वो मेरे ट्रक के साथ चल रही थी, जैसे साया। जहां मैं रुकता, किसी ना किसी को रात के बाद देखा नहीं जाता। और हर अमावस हेल्पर सीट पर थोड़ी सी लाल मिट्टी मिलती। एक रात जब मैं थक कर बोला, बस कर दे, और कितना खून चाहिए, साइड मिरर में उसका चेहरा साफ दिखा। जब तक सड़क चलेगी, आज भी मैं ट्रक चलाता हूं। कंपनी ने मुझे नहीं निकाला, पर कोई भी मेरे साथ हेल्पर बनने को तैयार नहीं होता। और जब कोई मजबूरी में बैठ जाता है, तो मैं उसे सिर्फ एक बात कहता हूं, रात में भूख लगे तो बता देना, पर चाय के लिए कभी मत उतरना, क्योंकि मुझे पता है, अगर वो उतरा तो डाकिनी उसका इंतजार कर रही होगी और मेरा ट्रक कभी खाली नहीं होता। पुलिस की गाड़ी जब मेरे ट्रक के सामने आकर रुकी, तो मुझे हैरानी नहीं हुई, बस एक थकान सी महसूस हुई, जैसे मैं ये सब पहले ही देख चुका हूं। 2 कांस्टेबल उतरे। टॉर्च की रोशनी सीधी मेरी आंखों पर पड़ी। राकेश प्रसाद? हाँ,
तुम्हारे ट्रक के साथ 3 लोग लापता हो चुके हैं, क्लीनर, हेल्पर और एक ढाबा के पास देखा गया लड़का। मैं चुप रहा। जो मैं बोलता वो कोई मानता ही नहीं। ट्रक सीज कर लिया गया, मुझे जीप में बैठा दिया गया। मुन्ना की जगह पीछे वाली सीट पर सिर्फ मेरी परछाई बैठी थी। थाना जंगल के बाहर था, पर रात उतनी ही घनी थी। लॉकअप छोटा सा था। लोहे की सलाखों के बीच एक पुरानी सी बल्ब लटक रही थी जो बार बार झिलमिला रही थी। कांस्टेबल ने दरवाजा बंद किया। सुबह पूछताछ होगी, अब सो जा। दरवाजा बंद हुआ, पर आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने धीरे से ताली बजाई हो। मैं फर्श पर बैठ गया, सर दीवार से लगा लिया। तभी मेरी नाक में वो ही पहचानी हुई बू आई, चाय, कड़क चाय और उसके नीचे लोहे जैसा खून। मैंने कुछ नहीं किया, मैं धीरे से बोला। किसी ने जवाब दिया, सब यही कहते हैं। आवाज मेरी नहीं थी। बल्ब एकदम से बंद हो गई। अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास बैठ गया हो। मैंने हिम्मत करके देखा। लाल साड़ी, जमीन से थोड़ी ऊपर, पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए। यहां भी, मेरे मुंह से निकला। उसने हंसी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में हंस रही थी। जेल, ट्रक, जंगल, उसकी आवाज जैसे दीवारों से आ रही हो। रास्ता साथ रहता है राकेश। बाहर से एक कांस्टेबल चिल्लाया। कौन बात कर रहा है अंदर? उसने दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ मैं था, पर उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। ये बू कहां से आ रही है? लॉकअप के बाहर जमीन पर लाल बूंदें टपक रही थीं, जैसे किसी ने चाय गिरा दी हो। रात बढ़ती गई। एक कांस्टेबल ने कहा, उसे किसी ने नाम लेकर बुलाया। दूसरे ने बोला, उसने अपनी मां की आवाज सुनी। एक एक करके सब लोग लॉकअप के बाहर खामोश होते चले गए। मैं सलाखों के बीच से देख रहा था। आखिरी कांस्टेबल ने टॉर्च उठाई, मेरी तरफ देखा और बोला, तुम सच बोल रहे हो ना? उसके पीछे लाल साड़ी की झलक थी। मैं चिल्लाया, पीछे देखो, पर उसने जैसे सुना ही नहीं। बल्ब फिर से बंद हुई और जब रोशनी आई, लॉकअप के बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ जमीन पर उलटे पैरों के निशान। सुबह जब सीनियर ऑफिसर आया, थाना खाली था। सिर्फ एक कैद था, मैं। और लॉकअप के बाहर दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, रास्ता बांड ना ही होटा। ऑफिसर ने मुझे देखा, उसकी आंखों में डर था। तुम जा सकते हो। मैं बाहर निकला, पर जैसे ही मैंने थाना के गेट के बाहर कदम रखा, मुझे दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। मेरा ट्रक जो सीज हो चुका था, और हेल्पर सीट से मुन्ना की आवाज आई, भैया अब जेल भी सेफ नहीं रही। मैं समझ गया, डाकिनी ने सिर्फ जंगल नहीं छोड़ा था, उसने नियम तोड़ दिया था। और अब जहां मैं जाऊंगा, रास्ता मेरे पीछे आएगा। सुबह होने से पहले ही थाना के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। मीडिया नहीं, गांव के लोग। सबके चेहरों पर एक ही सवाल, रात में यहां क्या हुआ? सीनियर ऑफिसर डीएसपी वर्मा ने मुझे एक कप चाय दी, पर उस चाय से अभी भी खून की बू आ रही थी, या शायद अब मेरा दिमाग ही ऐसा हो चुका था। डीएसपी वर्मा धीरे से बोले, राकेश, हम पुलिस वाले हैं, पर जो हमने देखा वो कानून से बाहर का है। उन्होंने फाइल बंद की और फिर एक नाम लिया, अघोरी बाबा कालनाथ। 2 घंटे बाद हम पुलिस जीप में बैठे हुए थे, मैं पीछे, 2 कांस्टेबल आगे, और जंगल की तरफ जाती एक टूटी सड़क। अघोरी का डेरा शहर से बहुत दूर था, शमशान के पास, जहां हवा भी सीधी सांस नहीं लेती। बाबा को पहली बार देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई। नंगे पैर, जले हुए बाल, गर्दन में हड्डी और रुद्राक्ष, और आंखें जैसे पहले ही सब जान चुकी हों। बाबा ने मुझे देखा और बिना किसी पूछताछ के बोला, ट्रक ड्राइवर, तू अकेला नहीं है। डीएसपी वर्मा ने कहा, बाबा, डाकिनी का मामला है, पुरुलिया का जंगल। अघोरी हंसा, पर उस हंसने में कोई खुशी नहीं थी। डाकिनी जंगल की नहीं होती इंस्पेक्टर, डाकिनी भूख होती है, और भूख गांव से शुरू होती है। उसने अपनी लाठी उठाई, गाड़ी निकालो, हमें उस गांव में जाना है जहां पहली बार किसी ने इंसान को चाय बनाया था। रात होने से पहले हम उस गांव के पास पहुंच गए। गांव का नाम था बंशलगढ़, पर गांव जैसा कुछ था ही नहीं। टूटे मकान, जली हुई दीवारें, और हर घर के दरवाजे पर लाल निशान, जैसे किसी ने सबको एक ही चीज याद दिलाई हो। अघोरी जीप से उतरे,
जमीन को छुआ और आंखें बंद कर ली। यहीं, उसने कहा। यहीं उसने पहली बार भूख को पूजा बनाया। गांव के बीच एक पुराना चबूतरा था जहां अभी भी मिट्टी गीली लग रही थी। अघोरी ने मुझे पास बुलाया। तू यहां क्यों बचा? उसने सीधा पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। क्योंकि तू सड़क का है और डाकिनी सड़क को छोड़ नहीं सकती, पर उसे रोका जा सकता है। पुलिस वालों को उसने घेरे में रखने को कहा। चारों तरफ दिया जलाया गया, लाल धागा बांधा गया। तभी हवा तेज हो गई। गांव के खाली घरों से औरतों की हंसी आने लगी। कभी बंगाली, कभी हिंदी, कभी बिल्कुल ही बेतरतीब आवाज। एक कांस्टेबल चीख पड़ा, वो आ रही है। और तब मैंने उसे देखा। वही लाल साड़ी, वही उल्टे पैर, पर इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और वह मुस्कुराकर बोली, बाबा, फिर से बांधने आए हो? अघोरी ने आंखें खोली। इस बार बंधन नहीं, हिसाब होगा। उसने अपना हाथ काटा। खून जमीन पर गिरा। डाकिनी हंस पड़ी। खून? मुझे तो रोज मिलता है। अघोरी चिल्लाया। ये खून नहीं, रास्ते का दाम है। जमीन कांप उठी, पेड़ झुक गए और पुलिस जीप के शीशे अपने आप टूटने लगे। डाकिनी ने मेरी तरफ देखा। राकेश, तू चलाता रहेगा ना? उसकी आंखों में अभी भी भूख थी। अघोरी ने मुझे धक्का दिया और बोला, अगर यह बंधन टूटा तो तू खुद रास्ता बन जाएगा। और तब रिचुअल शुरू हुआ। हवा रुक गई, गांव जाग उठा और मुझे समझ आ गया, जो होने वाला है वो सिर्फ जंगल का अंत नहीं, सड़क का फैसला है। अघोरी बाबा ने जैसे ही मंत्रों की गति तेज की, गाने से आवाज नहीं रही, वो गरजने लगी। लाल धागों का घेरा गांव के बीच जमीन पर जलता हुआ सा दिख रहा था। पुलिस वाले चारों तरफ खड़े थे, हाथ में बंदूक, पर उंगली ट्रिगर पर रखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हवा इतनी भारी हो गई थी जैसे सांस लेने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ रही हो। डाकिनी हंसी। वो हंसी मंदिर की घंटी से टकराकर गांव के हर टूटे घर से वापस आई। बंधान, उसने टेढ़ी गर्दन घुमाते हुए कहा, तुम लोग अब भी मुझे बांधने आए हो? अघोरी ने आंख खोलकर देखा। उसकी नजर सीधे डीएसपी वर्मा पर जाकर रुक गई। इंस्पेक्टर, पीछे मत जाना, बाबा ने चेतावनी दी, पर तब तक देर हो चुकी थी। एक कांस्टेबल, नाम था रघुनाथ, अचानक अपना सिर पकड़कर झुक गया। सर, मुझे मेरी मां की आवाज आ रही है। उसकी आवाज बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई थी। वो बुला रही है। डीएसपी वर्मा उसकी तरफ बढ़े। रघुनाथ, होश में आओ। और तब जमीन के नीचे से लाल मिट्टी का हाथ निकला और रघुनाथ के पैर पकड़ लिए। उसकी चीख हवा में घुल गई। अघोरी ने जोर से लाठी जमीन पर मारी। उसकी तरफ मत देखो, उसने चिल्लाया, वरना तुम भी। पर रघुनाथ के चेहरे पर अब डर नहीं था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और होठों पर वही मुस्कान थी जो मैंने जंगल में देखी थी। डाकिनी ने धीरे से कहा, एक मिल गया। रघुनाथ सीधा खड़ा हो गया। उसकी गर्दन एक झटके में पीछे की तरफ मुड़ गई। डीएसपी वर्मा पीछे हटे। यह क्या हो रहा है? अघोरी का चेहरा पहली बार थोड़ा सा कांपा। बंधान टूट रहा है, उसने मुझे देखा। ड्राइवर, रास्ता खुल रहा है। अगले ही पल रघुनाथ ने बंदूक उठाई और हवा में गोली चला दी। डीएचआर डाम। गांव के हर घर से एक साथ दरवाजे खुल गए। अंदर सिर्फ अंधेरा था, पर अंधेरे के बीच औरतों के साए हिल रहे थे। डाकिनी हंस रही थी। अब सिर्फ एक नहीं थी, उसकी परछाइयां हर कोने में थीं। तुमने मुझे जंगल में रखा, उसकी आवाज चारों तरफ थी। अब मैं तुम्हें शहर तक छोड़ कर आऊंगी। अघोरी ने अंतिम मंत्र शुरू किया। उसकी आवाज फट रही थी। खून उसके मुंह के कोने से बहने लगा। अभी भी वक्त है, उसने डीएसपी से कहा, इसे गोली मार दो। डीएसपी वर्मा का हाथ कांप रहा था। यह एक कांस्टेबल है। डाकिनी की हंसी तेज हो गई। अब नहीं। रघुनाथ ने बंदूक सीधी अघोरी की तरफ तान दी। मैं बिना सोचे उसके बीच आ गया। मुना, मेरे मुंह से निकल गया और एक पल के लिए रघुनाथ के चेहरे पर सच में मुना की झलक आई, पर सिर्फ एक पल। अगला ही सेकंड बंदूक चली। गोली अघोरी के कंधे को चीर गई। बाबा गिर पड़े। लाल धागों का घेरा टूट गया और जैसे ही घेरा टूटा, हवा बिल्कुल शांत हो गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी धड़कन भी शोर लग रही थी। डाकिनी मेरे बिल्कुल पास आई।
उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, खूबसूरत, पर आंखों में कोई जिंदगी नहीं। देखा, उसने धीरे से कहा, पुलिस हो या ड्राइवर, भूख सबको एक जैसा बना देती है। डीएसपी वर्मा घुटनों पर बैठ चुके थे। अघोरी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था और मुझे महसूस हुआ सड़क मेरे पैरों के नीचे धीरे धीरे हिल रही है, जैसे अब यह जंगल रुकने वाला नहीं, और जो शुरू हुआ है वह सिर्फ गांव का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है जहां डाकिनी अकेली नहीं रहेगी। अघोरी बाबा जमीन पर पड़े पड़े सांस खींच रहे थे। उनकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वह इस दुनिया और उस दुनिया के बीच लटक गए हों। लाल मिट्टी पर खून मिल चुका था। गांव बिल्कुल चुप था। पुलिस वाले या तो बेहोश पड़े थे या आंखें खुली होने के बाद भी किसी और ही चीज को देख रहे थे। डाकिनी मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे में कोई गुस्सा नहीं था, ना ही हंसी, बस भूख। अब समझे? उसकी आवाज धीमी थी, पर सीधी दिल के अंदर उतर रही थी। बंधन टूट चुका है, अब या तो रास्ता मुझे मिलेगा या फिर तू। अघोरी बाबा ने उंगली हिलाकर मुझे अपने पास बुलाया। मैं झुककर उनके करीब आया। सुन, उनका गला सूख चुका था। डाकिनी को पूरा बांध करने का सिर्फ एक तरीका होता है। मैंने पूछा, कौन सा? उनकी आंखों से आंसू जैसा कुछ निकला। बलिदान, पर आधा नहीं, पूरा। डाकिनी हंस पड़ी। इसलिए तो मैं जिंदा हूं बाबा, कोई अपना पूरा नहीं देता। उसने मेरी तरफ देखा। तू दे सकता है राकेश, तू सड़क का है, ट्रक तेरा मंदिर है, तू चाहे तो मैं रुक जाऊंगी। मेरा क्या? मैंने पूछा। तू मरेगा नहीं, उसने कहा, पर जिंदा भी नहीं रहेगा। अघोरी बाबा ने मेरी कलाई पकड़ ली। इसके साथ सौदा मत कर। वह लगभग रो पड़े। ये भूख है, इसे जितना देगा उतना मांगेगी। डाकिनी ने धीरे से कहा, पर बिना सौदे के यह बंधन भी पूरा नहीं होगा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। मुझे हर अमावस एक जान चाहिए, कोई भी, ड्राइवर, हेल्पर, पुलिस, जो भी रास्ते पे हो। बदले में? मेरी आवाज कांप रही थी। बदले में यह गांव, ये जंगल और तेरे अपने लोग सेफ रहेंगे। अघोरी बाबा की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उनकी सांस टूट रही थी। सुन राकेश, वह आखिरी जोर लगाकर बोले, अगर तू खुद को दे देगा तो डाकिनी बंद ही रहेगी, पर अगर सौदा करेगा तो तू रास्ते का रखवाला बन जाएगा, ना इधर का ना उधर का। मैं खड़ा रहा। मुन्ना का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। उसकी मुस्कान, उसका आखिरी बोल, सड़क कभी किसी की नहीं होती। मैंने फैसला कर लिया। मैं डाकिनी के सामने झुक गया। मेरी जान लो, मैंने कहा, पर इस तरह नहीं जैसे तुम लेती हो। डाकिनी की आंखें चमक उठी। बोलो। मैं अपनी जिंदगी तुम्हें देता हूं, मैंने कहा, पर बदले में तुम मुझे रास्ता बनाओगी। मैं चलाता रहूंगा। हर अमावस मैं खुद तुम्हारा पहला शिकार ढूंढ कर लाऊंगा। अघोरी बाबा की आंखें फट गईं। नहीं, पर देर हो चुकी थी। डाकिनी ने मेरा माथा छुआ। उस स्पर्श के साथ मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी किसी ने खींच ली हो। गांव की जमीन कांप उठी। लाल धागों का घेरा दोबारा जल उठा। अघोरी बाबा ने अंतिम मंत्र बोला। इस बार आवाज कम थी, पर भारी। बंधन पूरा हुआ, डाकिनी चीखी, पर इस बार दर्द से नहीं, कबूलियत से। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। याद रखना राकेश, उसकी आवाज गूंजती रही, जब तक तू चलाता रहेगा मैं बंद ही रहूंगी। और फिर वह मिट्टी में समा गई। सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई तो गांव वहीं था, खामोश पर जिंदा। पुलिस वाले होश में आए। अघोरी बाबा की लाश मंदिर के पास पड़ी थी, चेहरे पर अजीब सी शांति के साथ। और मैं अपने ट्रक के पास खड़ा था। इंजन ऑन था, हेल्पर सीट खाली। डीएसपी वर्मा ने मेरी तरफ देखा। तुम ठीक हो? मैंने सिर हिला दिया। पर जब मैं स्टीयरिंग के पास बैठा तो मुझे महसूस हुआ मेरी धड़कन इंजन के साथ मिल चुकी थी। आज भी मैं ट्रक चलाता हूं। हर अमावस में रास्ता बदल लेता हूं, किसी को बैठने देता हूं या मना कर देता हूं। और जब कोई पूछता है, भैया रात में जंगल से गुजरना सेफ है, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, सेफ नहीं है, पर कोई ना कोई चलाता रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो डाकिनी फिर से भूखी हो जाएगी। तीसरे दिन सुबह गांव वालों ने देखा अघोरी बाबा की चिता से धुआं उठ रहा है।
आग नहीं थी, लकड़ी जल नहीं रही थी, फिर भी धुआं सीधा ऊपर नहीं जा रहा था। वह घूम रहा था जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो। मंदिर के घंटे बिना किसी के हाथ लगाए खुद ब खुद बजने लगे। उसी रात मुझे पहली बार नींद आई, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सपने में मैं अपने ट्रक के केबिन में था, इंजन बंद, रेडियो बंद, पर पीछे से सांस लेने की आवाज आ रही थी, धीमी, गहरी, जैसे कोई जमीन के नीचे से सांस ले रहा हो। मैं मुड़कर देखता हूं, केबिन के पर्दे के पीछे कोई बैठा है। उसका शरीर इंसान जैसा है, पर हड्डियां बाहर निकली हुई, सिर इतना बड़ा जैसे गर्दन उसका बोझ नहीं संभाल पा रही, और उसका चेहरा, आंखें नहीं थीं, सिर्फ जलते हुए चिन्ह थे, जैसे मंत्र खुद ही चमक रहे हों। उसके मुंह से आवाज नहीं, सिर्फ एक शब्द निकला, गुरु। फिर उसने अपना मुंह खोला। अंदर दांत नहीं, सिर्फ काले कीड़े और राख थी। मैं पीछे हटा, और तब उसने मेरा नाम लिया, राकेश। उस आवाज में अघोरी बाबा का स्वर था, पर उसमें कुछ और घुला हुआ था, गुस्सा और भूख। तुमने बंधन आधा छोड़ा। मैं चीख कर उठा, पसीना पूरा भीग चुका था। इंजन अपने आप ऑन हो गया था, रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक, और उस स्टैटिक के बीच एक बहुत हल्की सी हंसी। सुबह होने से पहले डीएसपी वर्मा खुद मेरे पास आए। गांव में कुछ गलत हो रहा है, उन्होंने कहा। 3 लोग मर चुके हैं। मैं चुप रहा। बॉडीज ऐसी मिली हैं, उन्होंने आगे कहा, जैसे किसी ने उनका शरीर खोलकर अंदर का ज्ञान निकाल लिया हो। मेरा खून ठंडा पड़ गया। ब्रह्म राक्षस वही होता है जब कोई तपस्या वाला अधूरे बंधन के साथ मरे। डाकिनी ने जो कहा था वह याद आ गया। बंधन पूरा हुआ, पर गलत तरीके से। पुलिस के साथ मैं उसी गांव वापस गया जहां सब शुरू हुआ था। रास्ता इस बार मुझे पहचान रहा था। ट्रक अपनी मर्जी से मोड़ ले रहा था। मैं स्टीयरिंग पकड़े हुए भी चलाने वाला नहीं था। गांव के बाहर एक और चिता थी, नई। उस पर लाल सिंदूर और बाबा के बाल बंधे हुए थे। डीएसपी वर्मा ने धीरे से पूछा, यह क्या है? बुलावा, मैंने कहा। ब्रह्म राक्षस को रोकने का नहीं, उसे पूरा बनाने का। मंदिर के अंदर हवा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी दीपक हिल रहे थे, और तब छत से कोई लटकता हुआ उतरा। नंगे पैर, उल्टे, उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूमी हुई थी, और आंखों की जगह सिर्फ राख। गुरु को बांधा, पर मुझे खुला छोड़ दिया। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। पुलिस वालों ने गोली चला दी। गोली उसके शरीर से गुजर गई जैसे धुएं से। ब्रह्म राक्षस ने उंगली उठाई। एक कांस्टेबल सीधा दीवार से चिपक गया, जैसे किसी ने उसे लिख दिया हो। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, माफ, और फिर सब शांत। मैं आगे बढ़ा। यह मेरी गलती है, मैंने कहा। बंधन मैंने पूरा नहीं किया। ब्रह्म राक्षस मेरी तरफ झुका। इसलिए तू जिंदा है। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा, और मुझे समझ आ गया। डाकिनी ने सिर्फ भूख छोड़ी थी, पर अघोरी की आत्मा से उसने कहर बना दिया। अब या तो मैं रास्ते का रखवाला रहूंगा, या फिर इस गांव का अंतिम श्राप। और उस पल मंदिर के बाहर ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, जैसे सड़क मेरा फैसला मांग रही। मुन्ना उस रात मंदिर के पिछले दरवाजे से निकला। न पुलिस ने देखा, न मैंने। बस एक पल के लिए मंदिर की दीवार पर 2 परछाइयां गिरी, एक मेरी और एक उसकी। पर जब वह सामने आया तो मुझे समझ आ गया, यह मुन्ना वह नहीं था जो मेरे साथ कभी क्लीनर था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ याद थी, पूरी याद। भैया, उसने धीरे से कहा, अब समझ आया? मैं कुछ बोल नहीं पाया। ब्रह्म राक्षस को बांधने का तरीका ना गोली है, ना मंत्र। मुन्ना आगे बोला, गुरु शिष्य का बंधन चाहिए, और गुरु तो पहले से यही है। मंदिर के अंदर हवा अचानक घूम गई। ब्रह्म राक्षस ऊपर लटकता हुआ हमें देख रहा था। उसकी गर्दन अब सीधी थी, और आवाज में पहली बार दर्द था। शिष्य, उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर गए। मुन्ना ने जमीन पर घुटने टेक दिए। गुरुजी, उसकी आवाज कांप रही थी। गलती मेरी थी। मैं भूख समझ नहीं पाया। मैं शक्ति को मुक्ति समझ बैठा। पुलिस वाले पीछे हट गए। डीएसपी वर्मा का हाथ बंदूक पर था, पर उसने चलाई नहीं। ब्रह्म राक्षस नीचे उतरा। जमीन छूकर भी उसके पैर धरती को लग नहीं रहे थे। बंधन चाहिए तो, उसने कहा, किसी को तो रहना पड़ेगा। मुन्ना ने मेरी तरफ देखा। भैया,
इस बार ड्राइवर आगे नहीं चलेगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं शिष्य हूं, मैं रह जाऊंगा। मेरा गला भर आया। नहीं मुन्ना, मैंने कहा, सड़क का हिसाब मेरा है। पर उसने सिर हिला दिया। सड़क चलती रहेगी, पर अगर गुरु बिना शिष्य के रहा तो कहर फिर जन्म लेगा। मुन्ना ने ब्रह्म राक्षस के पैर छू लिए और पहली बार उस भयानक चेहरे पर आंखें बंद हुईं। मंदिर का हर दीपक एक साथ जल उठा। ब्रह्म राक्षस का शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। उसकी आवाज अब भारी नहीं थी। बंधन पूरा हुआ, उसने कहा। भयानक नहीं, पर कठोर। मुन्ना की आंखें बंद हो गईं। उसका शरीर मंदिर के बीच पत्थर जैसा हो गया। एक मूर्ति, आंखें बंद, चेहरा शांत। ब्रह्म राक्षस पूरी तरह उस मूर्ति में समा गया। सब कुछ रुक गया। हवा, शोर, सड़क। सिर्फ एक आवाज रह गई, ट्रक का इंजन। सुबह जब हम निकले, गांव जिंदा था। कोई नया शव नहीं, कोई चीख नहीं। पुलिस ने केस बंद कर दिया, मंदिर को सील कर दिया। और मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, पर जब भी उस जंगल के पास से गुजरता हूं, हॉर्न नहीं बजाता, बस धीरे से कहता हूं, मुन्ना, आज रास्ता ठीक है। और कहीं ना कहीं रेडियो के स्टैटिक के बीच एक शांत सी आवाज आती है, मत चलाओ। आवाज पूरी नहीं हुई, जैसे किसी ने बीच में ही सांस रोक दी हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया। ट्रक अपने आप नहीं रुका, पर मेरे हाथ कांपने लगे। उस रात के बाद मैंने सपने देखना छोड़ दिया, या शायद सपने मुझे देखने लगे थे। हर बार वही दृश्य, मंदिर, बीच में पत्थर बनी मूर्ति और उसकी पीठ पर एक हल्की सी दरार जो हर रात थोड़ी और गहरी हो जाती थी। तीसरे हफ्ते एक खबर आई, पास के जिले में एक आदमी मरा मिला। कोई चोट नहीं, खून नहीं, बस आंखें सूखी हुई। मैंने अखबार मोड़ दिया। नाम पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात जब मैं उसी जंगल के पास पहुंचा, ट्रक अपने आप धीमा हो गया। इंजन बंद नहीं हुआ, पर आवाज बदल गई, जैसे कोई और अंदर बैठा हो। रियर मिरर में मुझे अपनी परछाई दिखी और उसके पीछे एक और, छोटी, पत्थर जैसी। रेडियो फिर अपने आप चला। इस बार आवाज साफ थी, बहुत शांत। भैया, बंधन चलता नहीं है, उसे निभाया जाता है। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक रुका। सड़क खाली थी, पर जंगल जाग चुका था। जब मैं नीचे उतरा, मेरे पैरों के पास मिट्टी में कुछ लिखा था, मेरा नाम, और उसके नीचे एक अधूरा वाक्य, अगला शिष्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये डरावनी और सच्ची कहानी खत्म होती है, लेकिन मैं इस चैनल में आप लोगों के लिए हर दिन एक अनोखी और सच्ची ट्रक ड्राइवर की आपबीती और कहानी लेकर आता हूं। लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी अपना नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करवाना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अलविदा।